हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ब्लॉक डायग्राम। अब ब्लॉक डायग्राम समझने से पहले हमें छोटी छोटी चीजें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले मैं लेता हूं ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, कोई भी सिस्टम आपको दिया हुआ है उसका ऑर्डर क्या होता है ये समझना जरूरी है, जब भी आप ब्लॉक डायग्राम को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले ऑर्डर को अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं बोल सकता हूं हाईएस्ट पावर ऑफ एस इन द पार्ट ऑफ द डिनोमिनेटर। जो भी ट्रांसफर फंक्शन आपने यूज किया है, जो भी ट्रांसफर फंक्शन आपने निकाला है, ट्रांसफर फंक्शन मैंने आपको लास्ट क्लास में निकालना सिखा दिया था, फिर भी बता देता हूं। लाप्लास ऑफ आउटपुट वेरिएबल अपॉन लाप्लास ऑफ इनपुट वेरिएबल व्हेन इनिशियल कंडीशन इज इक्वल्स टू जीरो। बहुत अच्छी कंडीशन है और बहुत याद रखने वाली कंडीशन है कि इनिशियल कंडीशन हमेशा जीरो होनी चाहिए ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए। तो जो भी ट्रांसफर फंक्शन होगा, देखिए एक उसका न्यूमरेटर पार्ट होता है, एक डिनोमिनेटर पार्ट होता है। यहां पर बेसिकली न्यूमरेटर पार्ट होता है और यहां पर डिनोमिनेटर पार्ट होता है। तो इसमें डिनोमिनेटर पार्ट में जो भी s की वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं s स्क्वायर प्लस 2s, जो भी s की हाईएस्ट पावर है, अगर s स्क्वायर है तो ये उस सिस्टम का ऑर्डर कहलाएगा। तो इस एग्जांपल में अगर मैं ऑर्डर की बात करता हूं तो यहां पर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम ये कहलाएगा। सिमिलरली कुछ ट्रांसफर फंक्शन हमने इस तरीके से देखे थे, 1 अपॉन आर सी एस प्लस 1। यहां पर s की पावर अगर देखी जाए तो s की कितनी पावर है, यहां पर ये s की कितनी पावर है, 1 ही तो है। यहां पे जब कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, तो 1 के लिए इसका ऑर्डर क्या हो गया, बेसिकली इसका ऑर्डर हो गया 1। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं कि दूसरे तरीके से भी हम इसकी ऑर्डर को पहचान सकते हैं, तो वो ऑर्डर इस तरीके से होता है कि जो नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट इस सिस्टम में लगे हुए हैं वो स्टोरिंग एलिमेंट है कितने। ठीक है। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा स्टोरिंग एलिमेंट क्या है, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं कि अगर मेरे पास रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस क्या करता है, सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज ड्रॉप का काम करता है। जहां पर भी वो लगा हुआ है, बेसिकली उसके ऊपर से करंट फ्लो हो रहा है, वो क्या करेगा, वोल्टेज ड्रॉप का काम करेगा। तो वहां पर कभी भी वो सप्लाई को प्रोवाइड नहीं करा सकता, हमेशा सप्लाई को कंज्यूम करता है। कंज्यूम करने के बाद क्या होता है, वो हीट अप हो जाता है। रेजिस्टेंस हमेशा हीट अप होते हैं, हीट अप होता है, इसलिए तो वोल्टेज ड्रॉप वहां पर आ रहा है। ठीक है, इसलिए तो एनर्जी हमारी लॉस्ट हो रही है। तो वहां पर बेसिकली वो एनर्जी को क्या करता है, कंज्यूम करता है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा इंडक्टर एंड कैपेसिटर की, दो चीजें और हैं, एल एंड सी। ये क्या करते हैं, समय समय की बात है, अगर सिस्टम में वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है तो इंडक्टर एंड कैपेसिटर क्या करेंगे, एनर्जी को कंज्यूम करेंगे। इस टाइम पे ये लोड की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने वोल्टेज सोर्स को रिमूव कर दिया सिस्टम में से, अब ये क्या करेंगे, सारी की सारी वैल्यूज को देने लग जाएंगे, मतलब एनर्जी को रिलीज करने लग जाएंगे। जैसे ही ये एनर्जी को रिलीज करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, सोर्स कहलाते हैं। अब ऐसे दो एलिमेंट मैंने आपको बताया, एक इंडक्टर एक कैपेसिटर, दोनों ही एट अ टाइम मतलब एक समय पर लोड भी हो सकता है और एक समय पर सोर्स भी हो सकता है। लेकिन दोनों में मैंने क्या देखा कि ये क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करके रख सकता है। और मैंने आपको यही बोला कि नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट जितने भी होंगे उस सिस्टम के अंदर, वो उस सिस्टम का ऑर्डर कहलाएगा। सपोज किसी भी सिस्टम के अंदर, ठीक है, एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूं। सपोज मैंने एक सिस्टम लिया जिसके अंदर मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ था, ठीक है, और मैंने यहां पर कैपेसिटेंस लगा देता हूं। चलिए, ये एक कैपेसिटर यहां लगा दिया और ये एक कैपेसिटर मैंने यहां लगा दिया। ये आपका आउटपुट है, सबको पता है। ठीक है, ये C है, ये C है, ये R है और ये आपकी इनपुट वैल्यूज हैं। अब बात ये आती है कि यहां पर कितने एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट लगे हुए हैं। तो R को तो आप एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट मान ही नहीं सकते ना, मैंने आपको बताया R एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट होता ही नहीं है। तो ये एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट नहीं हुआ। ये दो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है। अब आप बोलेंगे फटाक से, सर ये तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम हो गया। नहीं नहीं भाई, ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब मैं दो कैपेसिटर को ऐसे पैरेलल में लगाता हूं तो क्या मैं उसका इक्विवेलेंट नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूं ना। सी इक्विवेलेंट आपने पढ़ा है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर कि सी इक्विवेलेंट क्या होता है आपका, C1 प्लस C2, क्योंकि ये पैरेलल में लगा हुआ है। जैसे ही ये पैरेलल में लगा हुआ है तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। तो अब हुआ क्या, सी इक्विवेलेंट होने की वजह से बेसिकली कितने एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट इसके अंदर रह गए? टाइप तो एक ही है ना, एक हुआ। तो इसका ऑर्डर बेसिकली क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सपोज ये मैंने एक इंडक्टर लिया, एक रेजिस्टेंस लिया एंड एक और इंडक्टर मैं यहीं पर ले लेता हूं। चलो, एक और इंडक्टर मैंने यहां पर ले लिया। सेम ये आउटपुट मतलब आउटपुट वैल्यूज हैं आपकी, मतलब यहां आउटपुट आएगा, यहां पर इनपुट चल रहा है। ठीक है, इनपुट रहेगा, ये आपका L है, ये आपका R है, ये आपका L है। अब क्या है, यहां पर भी आप बोलेंगे सर दो इंडक्टर लगे हुए हैं तो हमें तो लग रहा है कि ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, लेकिन नहीं, ये भी तो इक्विवेलेंट है। ये L की वैल्यूज को इस तरीके से
देखा जाएगा। तो L की जो दो वैल्यूज हैं इनका भी कुछ ना कुछ इक्विवेलेंट निकलेगा। अगर इक्विवेलेंट निकलेगा तो ये सिंगल बन जाएगा। तो मैं कह सकता हूं यहां पर एक ही एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट लगा हुआ है, इसलिए इस सिस्टम का जो ऑर्डर है वो क्या है, 1 ही है। चलिए, ऑर्डर ऑफ कंट्रोल सिस्टम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट जो चीज है मैं आपको समझाना चाहता हूं वो समझाना चाहता हूं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। तो ट्रांसफर फंक्शन में आपको बता चुका हूं, लाप्लास ऑफ आउटपुट वेरिएबल, ठीक है, लाप्लास ऑफ आउटपुट वेरिएबल्स अपॉन लाप्लास ऑफ इनपुट वेरिएबल व्हेन इनिशियल कंडीशन इज इक्वल्स टू, ये लीजिए, इनिशियल कंडीशन इज इक्वल्स टू 0। इनिशियल कंडीशन जब 0 हो जाएगी तो ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, आउटपुट अपॉन इनपुट। यही होता है, लाप्लास लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाप्लास बेसिकली क्या कर रहा था, मैंने आपको बताया था कि जो टाइम डोमेन है उसको केस में कन्वर्ट कर देता है फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर। जो भी आपकी वीटी लिखी हुई है इस तरीके से, वोल्टेज इन टाइम डोमेन, इसको ये किस में कन्वर्ट कर देता है, वोल्टेज इन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को एस से डिनोट करते हैं बेसिकली, ठीक है। अब बात यह आई, ट्रांसफर फंक्शन मैंने बना लिया, लेकिन ट्रांसफर फंक्शन मेरे को अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो ओपन लूप का ट्रांसफर फंक्शन नहीं बनाना, मुझे किसका बनाना है, क्लोज लूप का ट्रांसफर फंक्शन बनाना है। तो अगर मैं बात करता हूं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की, तो मैं इसको ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, जब मैं एक ट्रांसफर फंक्शन निकालता हूं क्लोज लूप सिस्टम का, उसका डिनोमिनेटर पार्ट जो कि ये कहलाएगा, अगर इसकी वैल्यूज को मैं कर दूं 0, डिनोमिनेटर पार्ट को अलग निकाल करके ले आऊं और इसकी वैल्यूज को मैं कर दूं 0, तो ये क्या कहलाएगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाएगी। एग्जांपल आपको दिखाता हूं। एग्जांपल के लिए चलिए हम यहां समझते हैं। सपोज मैंने एक एग्जांपल ले लिया 1 अपॉन, ये ले लेता हूं, चलिए RCS प्लस 1 वाला ही ले लेता हूं, RCS प्लस 1, ये सपोज ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है, ये किसी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है। तो इसका न्यूमरेटर पार्ट क्या है 1, डिनोमिनेटर पार्ट क्या है RCS प्लस 1। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, RCS प्लस 1 को क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा, और इस इक्वेशन को मैं क्या बोलूंगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो बहुत सिंपल सा अपन इसको फंडे से समझ सकते हैं कि क्लोज लूप सिस्टम उठाइए, मतलब सिस्टम लीजिए, उसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालिए और डिनोमिनेटर पार्ट को जस्ट 0 कर दीजिए, क्या कहलाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाएगी। सिमिलरली थोड़ा सा और आगे चलने से पहले आपको समझना पड़ेगा पोल एंड जीरो का कॉन्सेप्ट, पोल एंड जीरोज का कॉन्सेप्ट। अब पोल एंड जीरो क्या होते हैं, देखिए पोल एंड जीरो समझने के लिए आपको वापस से ट्रांसफर फंक्शन पे चलना पड़ेगा। देखिए मैंने ट्रांसफर फंक्शन पे इसीलिए जोर दिया था क्योंकि हर जगह कंट्रोल सिस्टम के अंदर हम ट्रांसफर फंक्शन की ही बात करते हैं। तो ट्रांसफर फंक्शन जो भी होगा, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं ट्रांसफर फंक्शन का, ये लीजिए s+1 तो ले लेता हूं न्यूमरेटर में, और s+2 एंड s+3 ले लेता हूं डिनोमिनेटर के अंदर। ये मैंने एक ट्रांसफर फंक्शन ले लिया। अब बात आती है पोल एंड जीरोस क्या होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीरो से। चलिए, जीरो जो होता है, जो भी आपका न्यूमरेटर पार्ट है, इसको अगर मैं जीरो कर दूं, दैट मींस s+1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से s की वैल्यू क्या निकल जाएगी, -1, ये कहलाएगा जीरोस, ठीक है। तो जो भी ट्रांसफर फंक्शन है उसके न्यूमरेटर पार्ट को 0 करने के बाद जो s की वैल्यूज निकलेंगी या जो s के रूट्स निकलेंगे, उनकी वैल्यूज को मैं क्या कहता हूं, जीरोस कहता हूं। सिमिलरली, ये 3 हट गया, यहाँ पे 3 था। सिमिलरली अगर मैं पोल्स की बात करता हूं, ठीक है, तो पोल्स के लिए मैं जो डेफिनेशन निकालूंगा वो ये निकालूंगा कि जो भी ट्रांसफर फंक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर का पार्ट है उसको जब मैं 0 कर दूं तो क्या कहलाता है, पोल्स कहलाता है। अब आप सोचेंगे इसको कैसे 0 करेंगे, वो तो 1 एक ही चीज थी, s+1, तो सर ने बहुत इजीली 0 कर दिया, इसको क्या दिक्कत है, इसको भी करिए, s+2 मल्टीप्लाइड विद s+3 इज इक्वल्स टू 0। जब भी ऐसे मल्टीप्लीकेशन के अंदर कोई चीज 0 होती है तो दोनों को अलग अलग 0 कर दिया जाता है। तो मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, s+2 is equals to 0 and s+3 also is equals to 0। जब ये दोनों 0 होंगे तो यहां से s+2 से s की वैल्यू तो निकाली जा सकती है बहुत आराम से, s is equals to -2, और यहां से निकाली जा सकती है s is equals to -3। तो अगर मैं इस सिस्टम के पोल की बात करूंगा तो पोल क्या हो जाएंगे, पोल हो जाएंगे s is equals to -2, -3। हर चीज को हम कॉमा से डिफाइन करेंगे। तो अगर ऊपर भी वैल्यूज ज्यादा होती तो भी मैं ऐसे ही करता, ठीक है, तो ज्यादा जीरोस हो जाते, यहाँ पोल ज्यादा हो जाएंगे। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि आपको पोल जीरो का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक छोटी सी चीज और बतानी है। सपोज मेरे को ट्रांसफर फंक्शन निकालना है एक सिस्टम का,
ट्रांसफर फंक्शन निकालना है एक सिस्टम का, जो सिस्टम मैंने कुछ इस तरीके से डिफाइन, बहुत इजी सिस्टम लेंगे, ठीक है। बहुत इजी सिस्टम लेने के लिए सबसे पहले मैं इनपुट लगाता हूं, इनपुट है मेरा RS, और एक गेन लगाता हूं, गेन है मेरा GS, और एक मैं आउटपुट लगाता हूं, आउटपुट है मेरा CS। तो ट्रांसफर फंक्शन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लाप्लास वेरिएबल, तो लाप्लास तो हो चुका है, ठीक है। अगर ये सारी चीजें एस में है तो लाप्लास तो हो चुका है, आपको अब इस पे दिमाग नहीं लगाना, आउटपुट अपॉन इनपुट करना है। तो आउटपुट अपॉन इनपुट अगर मैं करता हूं तो बेसिकली मैं ये बोल सकता हूं कि CS अपॉन RS शुड इक्वल्स टू GS। भाई आउटपुट है, इनपुट है, बीच में क्या है, GS है। इसको थोड़ा सा मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आपको दिखाता हूं। मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं आपको अभी समझ में आएगी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। तो मैं ये करता हूं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये निकलेगा CS इज इक्वल्स टू GS इंटू RS। तो बेसिकली मैं आपको ये शो करना चाहता हूं, किसी भी सिस्टम का जब आप आउटपुट निकालते हो, ये इनपुट है, ये कंट्रोलर या कोई भी प्लांट है या कोई भी सिस्टम है, इसका जब आप आउटपुट निकालते हो तो आउटपुट बेसिकली क्या हो जाता है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो RS इंटू GS मैंने देखिए यहाँ पर यही किया है। तो इस तरीके से जब आप कंट्रोल सिस्टम को ट्रांसफर फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके से वैल्यूज निकालते हैं। कोई भी सिस्टम में कोई भी सिग्नल आ रहा है और प्लांट लगा हुआ है या कंट्रोलर लगा हुआ है या कोई भी ब्लॉक लगा हुआ है, ब्लॉक से भी हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, तो उसका जो आउटपुट होगा CS इक्वल्स टू GS इंटू RS। अगर ये समझ में आ गया तो अब हम हमारे पॉइंट पे बेसिकली चल सकते हैं, जो कि है ब्लॉक डायग्राम, जो आज का हमारा बेसिक टॉपिक है। तो ये हो गया हमारा ब्लॉक डायग्राम। इसको क्यों पढ़ा जाता है? पढ़ा इसलिए जाता है क्योंकि किसी भी सिस्टम को सॉल्व करने के लिए आपको ब्लॉक डायग्राम निकालना आना चाहिए। ब्लॉक डायग्राम निकालने के लिए क्या क्या चीजें की जाती हैं, काफी लंबा टॉपिक है, आगे तक चलेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप ये समझें कि ब्लॉक डायग्राम हमने अगर बनाया तो क्यों, इसलिए बनाया क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कुछ चीजें सिर्फ लीनियर सिस्टम के लिए चलती हैं, लेकिन ब्लॉक डायग्राम पे ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ब्लॉक डायग्राम आपका लीनियर सिस्टम पे भी काम करता है और नॉन लीनियर सिस्टम पे भी काम करता है, लीनियर एंड एज वेल एज नॉन लीनियर। अब लीनियर नॉन लीनियर क्या होते हैं मैंने आपको लास्ट क्लासेस के अंदर बताया हुआ है, ठीक है। लीनियर सिस्टम जो दो प्रिंसिपल फॉलो कर लेता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और नॉन लीनियर जो स्ट्रेट लाइन नहीं होती है बेसिकली, ठीक है, तो वो होता है। ये तो पहला पॉइंट हुआ कि ट्रांसफर फंक्शन हमारा हम ऐसे किस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा जो मेन पॉइंट है या ऑब्जेक्टिव है ट्रांसफर फंक्शन या ब्लॉक डायग्राम का, ये है कि ब्लॉक डायग्राम यूनिक क्वांटिटी या यूनिक पैरामीटर नहीं है। सपोज एक स्टूडेंट ब्लॉक डायग्राम निकाल रहा है किसी भी चीज का, किसी भी सिस्टम का, किसी भी एलिमेंट का, तो वो जो ट्रांसफर फंक्शन निकालेगा, ब्लॉक डायग्राम से बेसिकली हम ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं, जब वो ट्रांसफर फंक्शन निकालेगा या ब्लॉक डायग्राम बना करके हमें दिखाएगा कि सर ये ब्लॉक डायग्राम बना है, तो अगर 4 बच्चे उस क्लास में हैं तो चारों बच्चे 4 अलग अलग तरीके के ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन सबकी वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि जब इसके एलिमेंट्स की बात की जाती है, मैंने आपको थोड़ा सा सिस्टम में समझाया था मैथमेटिकल ऑर्डर के अंदर कि जब ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं तो आउटपुट अपॉन इनपुट V0 अपॉन VI हमने किया था, और आउटपुट में मैंने I भी लिया था एक बार, तो I अपॉन VI भी मैंने किया था। तो होता यह है कि एक स्टूडेंट आउटपुट अपॉन इनपुट में अलग वेरिएबल चूज कर लेता है, दूसरा स्टूडेंट आउटपुट अपॉन इनपुट में अलग वेरिएबल चूज कर लेता है। तो यहां पर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आर्बिट्री कांस्टेंट जो वेरिएबल्स हैं उसको आप आर्बिट्री कॉन्सेप्ट से चूज कर सकते हो। आर्बिट्री का मतलब होता है रैंडमली, ठीक है। रैंडमली वैल्यूज जब आप ले लेते हो तो मैं कह सकता हूं हमारा ब्लॉक डायग्राम जो है वो यूनिक नहीं होता है। अच्छा, अब ब्लॉक डायग्राम को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि बिना एग्जांपल के तो कोई चीजें समझ नहीं आती है। तो सबसे पहले मैंने ये रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस के बाद मैं एक कैपेसिटर ले लेता हूं, यहां पर इसको मैं R से डिनोट कर लेता हूं, इसको मैं C से डिनोट कर लेता हूं। ये मेरी इनपुट वैल्यूज हैं जिसको मैं VIS से डिनोट कर देता हूं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और लास्ट में मैं बेसिकली यहां पर चलो आउटपुट निकाल देता हूं। अभी छोटे से स्टार्ट करते हैं, फिर अपन आगे बड़े सिग्नल्स भी, सिस्टम भी देख लेंगे। अगर मैंने ये सिस्टम बनाया तो यहाँ पर एक करंट फ्लो हो रहा होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबको पता है यहाँ पर एक करंट फ्लो होना चाहिए जिसको मैं IS बोलता हूँ। अब थोड़ा सा क्या है, कंट्रोल सिस्टम में बेसिक इलेक्ट्रिकल का बहुत ज्यादा यूज आता है, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल को देखते हुए यहां पर मुझे KVL लगा के आप बताएं। तो KVL लगाने के लिए अगर मैं फर्स्ट लूप में KVL लगाता हूं, देखिए ये जो वोल्टेज है यही पैरेलल के अंदर वोल्टेज, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो वोल्टेज रहने वाली है वो V0 ऐसी रहने वाली है। तो अगर मैं यहाँ पे इस ब्लॉक के अंदर KVL लगाना चाहता हूँ, फर्स्ट ब्लॉक के अंदर अगर मैं KVL लगाना चाहता हूँ तो क्या बन जाएगा, KVL इन
फर्स्ट लूप, फर्स्ट क्यों वर्ड यूज करें, एक लूप तो एक ही है वैसे भी। तो अगर मैं यहाँ पर लगाऊं तो बताइए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका VIS मतलब इनपुट वोल्टेज, ठीक है, माइनस V0S मतलब आउटपुट वोल्टेज, अपॉन ये जो बीच का इसका रेजिस्टेंस है R। तो इससे बनेगा क्या, इससे क्या वैल्यूज बनेगी आपकी, IS ही तो बनेगा। IS क्यों बना बताएं, V इज इक्वल्स टू IR होता है कि नहीं होता है। तो यहां पर वोल्टेज ये रही V इज इक्वल्स टू IR, तो ये दो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस और इनटू मतलब इज इक्वल्स टू IS। अच्छा ये जो वोल्टेज, चलो एक तो आपने ये इक्वेशन निकाली, देखिए जो भी इक्वेशन निकालेंगे उसको बहुत संभाल के रखेंगे क्योंकि हमें अभी ब्लॉक डायग्राम बनाना सीखना है। तो यहां पर इक्वेशन नंबर 1 में नाम देता हूं। सिमिलरली इक्वेशन 2 क्या बनने वाली है, ये बनेगी आउटपुट वोल्टेज की। आउटपुट वोल्टेज क्या है, किसके ऊपर है, कैपेसिटर के ऊपर। कैपेसिटर की वैल्यू क्या है, C। तो क्या मैं आउटपुट वोल्टेज निकाल सकता हूं बेसिकली, यस, या निकाल देता हूं। चलिए तो V0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या होता है V इज इक्वल्स टू IR। R क्या है यहाँ पर 1/CS, भाई रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटेंस लगा हुआ है। S क्यों लगाया, मैंने आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर समझाया था, फ्रीक्वेंसी डोमेन और टाइम डोमेन में, तो 1/CS, ठीक है। और इनटू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर IS। ये आपका हो गया सेकेंड ब्लॉक, जिसको हम यहाँ पर ऐसे डिनोट कर लेते हैं। चलिए ब्लॉक डायग्राम समझते हैं। ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, यहां पर मैंने क्या देखा कि दो वोल्टेजेस माइनस हो रही हैं, ठीक है, और 1/R इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में भी इसको लिख देता हूं अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। ये लीजिए VIS माइनस V0S अपॉन था R, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 1/R, मल्टीप्लाई में ही है, इज इक्वल्स टू मेरे यहां पर बना था IS। देखिए लास्ट स्लाइड में VI माइनस V0 अपॉन R इज इक्वल्स टू IS, यही मैंने यहां पर बनाया। तो अब मैं क्या बनाऊंगा, देखिए यहां पर मैं एक स्ट्रेट सिग्नल लेता हूं जो कि होगा इनपुट ऑफ सोर्स VIS, ठीक है। उसके बाद में यहां पर एक समर लगाता हूं, ये है प्लस वैल्यू। नेक्स्ट क्या आ रहा है, माइनस में V0S। तो समर मैंने क्यों लगाया, क्योंकि एक चीज प्लस हो रही है एक चीज माइनस हो रही है, तो माइनस में यहां पर मैं लगा देता हूं V0S। अब ये जो दोनों चीजें निकली आपस में ही किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/R से। तो मैं यहां आगे चलता हूं स्ट्रेट और यहां पर एक ब्लॉक लगा देता हूं जिसकी वैल्यू है 1/R। और इससे मुझे आउटपुट क्या मिला वो तो निकालना पड़ेगा, आउटपुट मिला मुझे IS, मिल गया। तो ये जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी ब्लॉक डायग्राम की, मैंने उसे अच्छी तरह से बना लिया। सेकेंड इक्वेशन है V0 इज इक्वल्स टू 1/CS इंटू IS, ये भी लिख लेते हैं यहाँ पर, V0 इज इक्वल्स टू 1/CS इंटू IS, इस तरीके से। अब देखिए IS मिला आपको, मिल गया। IS से क्या मल्टीप्लाई है, 1/CS। तो 1/CS अगर मल्टीप्लाई है तो यहां पर मैं एक और ब्लॉक बनाता हूं जिसकी वैल्यू रहने वाली है 1/CS। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, तो यहां से क्या निकलना चाहिए, V0 निकलना चाहिए। ये लीजिए V0 निकल गया। अगर ये V0 निकला तो ये भी तो V0 था, तो मतलब ये सिस्टम यहां आकर के यहां जुड़ जाएगा। तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम हुआ जो हमने अभी एक एग्जाम्पल देखा था उसका। यहां से VSI आया माइनस V0, वो पता नहीं कहां से आने वाला था लेकिन मैंने बना के रखा। फिर यहां से एक आउटपुट निकला, जो आउटपुट वैल्यू क्या है आपकी 1/R से मल्टीप्लाई होकर IS देती है, फिर इसको 1/CS से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर आउटपुट निकालते हैं। ये एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम था। एक और ब्लॉक डायग्राम लेते हैं जो थोड़ा बड़ा है ताकि आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाए इस चीज की। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं ले लेता हूं एक रजिस्टेंस। रजिस्टेंस के बाद मैं क्या करता हूं, यहां पर ले लेता हूं एक कैपेसिटेंस, फिर ले लेता हूं एक रेजिस्टेंस, फिर ले लेता हूं एक कैपेसिटेंस। ये मेरी इनपुट वैल्यू है VIS, ये R है, ये C है, ये R है, ये C है, और यहां पर मैं ले लेता हूं एक आउटपुट वैल्यू V0S, ठीक है। यहां पर इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा पहले भी कर चुके हैं हम इसी तरीके का एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, जिसको हमने स्टार से डेल्टा कन्वर्जन बना करके किया था। इस तरीके से हम इसको समझते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं करंट की, क्योंकि सिस्टम के अंदर तो करंट भी फ्लो होगा ना। तो सपोज यहां पर फ्लो हो रहा है I1S, तो यहां पर फ्लो हो जाएगा इस तरीके से I2S। ये अपोजिट डायरेक्शन क्यों है, क्योंकि यहां पर कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट ही अब आपकी एनर्जी को रिलीज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वोल्टेज यहां पर है, वोल्टेज यहां पर है, तो इस पॉइंट पे नहीं है, तो इस पॉइंट पे मैं एक वोल्टेज मान लेता हूं, वो मान लेता हूं मैं V1S। अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं कि एक KVL लगाने वाला हूं हर सिस्टम के अंदर। तो जब मैं पहले सिस्टम के अंदर KVL लगाता हूं तो देखते हैं स्टेप 1, ये स्टेप वाइज चलेगा, ठीक है। स्टेप 1 इसके अंदर KVL लगाना है, वही पहले सिस्टम में जो लगाया था, VIS माइनस V1S अपॉन
R इज इक्वल्स टू I1। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। सिमिलरली अगर मैं स्टेप नंबर 2 की बात करता हूं तो स्टेप सेकंड, ठीक है, स्टेप सेकंड में मैं इसकी वोल्टेज निकाल लेता हूं V1, मतलब जो कैपेसिटर के ऊपर जो वोल्टेज लगी हुई है। क्या है कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज? ये है आपकी V1S। और क्या वैल्यू है, क्या होता है V इज इक्वल्स टू IR। तो I क्या है यहाँ पे 1/CS, लेकिन किससे मल्टीप्लाई है? दो करंट से मल्टीप्लाई है ना ये, I1 से, और मतलब दो करंट इसके ऊपर से फ्लो हो रहे हैं, I1 और I2। तो मैं मान लेता हूं कि I1 बड़ा है I1S माइनस I2S। ये मैं ढंग से लिखता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा समझ नहीं आया, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं। स्टेप 2 आपका था V1S इज इक्वल्स टू 1/CS मल्टीप्लीकेशन विद I1S माइनस I2S। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2। सिमिलरली अब मैं चलता हूं स्टेप नंबर 3 पे। यहां से लेते हैं हम स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 यहां पर लगाते हैं। जो सिस्टम अब यहां पर लगने वाला है उसकी क्या वैल्यू होने वाली है बताइए? I2S निकाल लेते हैं यहां पर। तो I2S इज इक्वल्स टू बेसिकली क्या होने वाला है यहाँ पे? वोल्टेजेस क्या है? यहाँ पर कौन सी वोल्टेज है? V0। यहाँ पर कौन सी वोल्टेज है? V1। तो क्या हो जाएगा? V0S माइनस V1S अपॉन, यहाँ पर भी R ही था तो R ही आएगा, ठीक है। और ये वैल्यू किसके बराबर हो गई? आपके IS के बराबर हो गई। तो ये आपका हो गया स्टेप नंबर 3। एक लास्ट स्टेप और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। स्टेप नंबर 4। जब मैं स्टेप नंबर 4 की बात करता हूं तो यहां पर मैं निकाल लेता हूं V0S आउटपुट वोल्टेज, ये वाली। तो V0S की वैल्यू देखिए यहां पर जो आ रही है वही तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/CS। और यहां पर करंट कौन सा फ्लो हो रहा है? सिर्फ I2S फ्लो हो रहा है, तो I2S। तो इस तरीके से मैं इसको बॉक्स के अंदर बंद करता हूं। अच्छा, अब ये जो चारों स्टेप्स हमने बनाए हैं इसको हमको ब्लॉक डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट स्टेप को, जो कि है VIS माइनस V1S अपॉन R इज इक्वल्स टू I1। मैं नेक्स्ट स्लाइड में भी लिखता हूं, चारों को अलग अलग बना करके चलेंगे। तो मैं इसको यहां पर लिखता हूं, चलिए, VIS माइनस V1S अपॉन R इज इक्वल्स टू IS। तो देखें सबसे पहले V1S आया, एक सिग्नल था V1S, ये आ गया। इसके बाद ये कहीं माइनस हो रहा है तो मेरे को यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा? एक समर पॉइंट बनाना पड़ेगा। इसकी वैल्यू तो प्लस थी तो इसको प्लस दी। माइनस में V1 हो रहा है तो मैंने यहाँ से एक वैल्यू लेके आया माइनस, जिसकी वैल्यू थी V1S पे। यहाँ से जो निकली वैल्यू, यहाँ से जो वैल्यू निकली वो किसी चीज से मल्टीप्लाई है, किससे है? 1/R से। तो मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक ले लिया जिसकी वैल्यू है 1/R। और जो आउटपुट निकला वो आउटपुट है बेसिकली IS और I1। तो यहां पर मैं ले लेता हूं I1S। सेकेंड ब्लॉक देखिए, जो सेकेंड स्टेप मेरा था ये V1S इज इक्वल्स टू 1/CS I1S माइनस I2S। तो इसको भी मैं यहां पर डिनोट कर लेता हूं। अब मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि इसका काम हो चुका है। सेकेंड जो स्टेप था मेरा, इसकी बात करते हैं। V1S इज इक्वल्स टू, ये है V1S इज इक्वल्स टू 1/CS I1S माइनस I2S। क्या मैं I1 तक पहुंच चुका हूं? हाँ, पहुंच चुका हूं। I1 में किसको माइनस करना है? I2 को। चलिए करते हैं, इसको भी थोड़ा सा मैं और आगे ले लेता हूं। ये मेरा I1 आया, यहां पर मैंने एक समर लगाया, ये प्लस था, ये नेगेटिव था, इसको मैंने माइनस करा I2S से। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आई ये हो गई I2S। और जो आउटपुट निकला वो मल्टीप्लाई है आपका 1/CS से, तो 1/CS। और वैल्यूज जो निकली ये निकली है V1S, ये निकल गई V1S। तो सेकेंड स्टेप भी हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखते हैं थर्ड स्टेप को। थर्ड स्टेप बेसिकली क्या है मेरा? I2S इज इक्वल्स टू V0S माइनस V1S अपॉन R। इसको भी मैं वहां बना लेता हूं। ये है आपका I2S इज इक्वल्स टू V0 माइनस V1 अपॉन R। V0S माइनस V1S अपॉन R। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर V1 माइनस का है, यहाँ पर आप चाहें तो इसको समर में माइनस ही दे सकते हैं, और चाहे तो पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव करना चाहें तो माइनस कॉमन भी ले सकते हैं। मैं एज इट इज रखता हूँ इसको, यहाँ पर मैं इसको समर में माइनस ही दे देता हूँ। चलिए ठीक है, ये माइनस की वैल्यू हो गई। नीचे से कौन आया? V0S, जो कि पॉजिटिव वैल्यू थी, ये आया आपका V0S। और ये दोनों जब आउटपुट निकलेंगे ये पॉजिटिव रहेगा, ये दोनों जब आउटपुट निकलेंगे ये किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं? 1/R से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और इसके बाद जो आपकी आउटपुट आई आ जाती है I2S। सिमिलरली थर्ड स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है।
फोर्थ स्टेप को अब हम देखते हैं। फोर्थ स्टेप बहुत छोटा सा है, वी नॉट एस इक्वल्स टू 1/CS I2S। इसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, वी नॉट एस इज इक्वल्स टू 1/CS इंटू I2 और S। तो यहाँ पर अब मैं देखता हूँ I2 तक पहुंच चुका हूँ। I2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1/CS से। तो यहाँ पर मैंने एक सिस्टम लगा दिया 1/CS। और आउटपुट, इनका आउटपुट क्या है? वी नॉट एस, वी नॉट और एस, वी नॉट एस। यहाँ पर जो वैल्यू आई मेरे पास ये है वी नॉट एस। अब बेसिकली ये सिस्टम हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीजें बाकी है। जो ये माइनस, जो नीचे से जो वैल्यूज आई, इनको अब मैं कहां पर ऐड करूं? तो इसको ऐड करने के लिए देखते हैं, बहुत इजी है। वी नॉट एस है, ये रहा वी नॉट एस, यहां से एक पॉइंट उठाओ और यहां पर मिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये V1S है, V1S को उठाओ और यहां पर मिला दो। अब क्या बचा आपका? I2S। I2S कहां है? यहां पर है। तो चाहे तो हम इसको ऊपर से भी ले सकते थे, अगर ऊपर से लेते तो बहुत अच्छा बनता। मैं इसको ऊपर से ही लेके दिखा देता हूं, क्योंकि इस समर को आप जहां से चाहे वहीं से ऐड कर सकते हैं। ये माइनस की वैल्यू थी और ये आपका I2S था जो कि यहां से आया हुआ था, तो ये हो गया आपका I2S। तो जो हमने सिस्टम देखा था, बेसिकली हमने ये सिस्टम देखा था जिसके अंदर 4 कंपोनेंट थे। अगर मैं इक्विवेलेंट की बात करूं तो 2 रेजिस्टेंस और 2 कैपेसिटेंस, क्योंकि इसको सॉल्व कर लूंगा मैं बाद में। तो मेरे पास 4 कंपोनेंट थे, RC। इसके लिए मैंने क्या करा, जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज निकाल सकता था KVL लगा करके, KCL लगा करके, सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पर डिफाइन की और इन सारी वैल्यूज को मैंने धीरे धीरे एक एक करके ब्लॉक्स के अंदर डाला। तो इस तरीके से हम बेसिकली ब्लॉक डायग्राम को बनाते हैं। अब अगर आप चाहें कि सर नहीं, मैं तो यहां पर KVL नहीं लगाऊंगा, मैं तो यहां पर KCL लगाऊंगा, तो आप बिल्कुल KCL लगाएं। KCL लगाने पे आपकी वैल्यूज अलग आएंगी, अलग आने के बाद आपका जो ब्लॉक डायग्राम बनेगा वो भी अलग बनेगा, लेकिन ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? वो सेम होगा। तो मैंने इसलिए आपको बोला था जब भी आप ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे तो ब्लॉक डायग्राम में यूनिकनेस नहीं आएगी। जो भी स्टूडेंट अलग कंपोनेंट लेता है, आर्बिट्री चूज कर सकता है वो वेरिएबल्स को, जो भी वेरिएबल वो लेगा उस हिसाब से अपनी जो आगे की प्रोसेसिंग है वो उसे करेगा। और यहां पर भी ब्लॉक डायग्राम आपका जरूरी नहीं कि सेम टू सेम ऐसा ही मिले, हर स्टूडेंट का अलग अलग हो सकता है। तो ये था आपका ऑल अबाउट ब्लॉक डायग्राम। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स, क्योंकि हमें अभी ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। अभी इतना कॉम्प्लेक्स बन गया, इतने कॉम्प्लेक्स को सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसको पहले हम क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं रिडक्शन टेक्निक। जैसे जैसे इसको रिड्यूस करते जाएंगे, रिड्यूस करके हम कोशिश करेंगे कि हम इसको एक ही ब्लॉक में बना दें, एक इनपुट रह जाए, एक आउटपुट रह जाए और बीच में एक गेन वाला ब्लॉक रह जाए। तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? आउटपुट अपॉन इनपुट इज इक्वल्स टू बीच वाला ब्लॉक। क्यों? क्योंकि इनिशियल कंडीशन हमेशा उसकी 0 रहने वाली है। तो इस तरीके से मैं पढ़ूंगा ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करना, और रिड्यूस करने के बाद ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, थैंक यू।